सो हाय गाइस, वेलकम टू द पोएट डॉक्टर। और आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी हम समझेंगे और थोड़ी बहुत एनाटॉमी देखेंगे। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे कि उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसमें कौन सी दवाई दी जाती है, कौन सी दवाई यूज होती है, उस दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या है, वो सारा कुछ हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए हम पढ़ते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में नॉर्मली काम कैसे करती है और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन कौन से काम करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में कब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड कम होना या हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड बढ़ना कैसे होता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस यानी कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन बनता कैसे है। आपने कई बार सुना होगा या एड में भी देखा होगा कि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड बढ़ जाती है, थायराइड की साइज बढ़ जाती है। तो वो क्यों बढ़ती है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स में हम आयोडीन को ट्रैप करते हैं और उस आयोडीन का हम पहले ऑक्सीडेशन करते हैं। उस आयोडीन का ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर वो टायरोसिन के साथ मिलके, थायरोग्लोबुलिन का टायरोसिन यूज होता है और वो टायरोसिन के साथ मिलके मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन बनाता है। इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्लड में आयोडीन है, तो सबसे पहले जो ब्लड है, ये प्लाज्मा है, ये आपके ब्लड वेसल्स में से जो आयोडीन है, वो आयोडीन मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये आयोडीन है जो ये आपके प्लाज्मा में है, ये आयोडीन सबसे पहले आयोडाइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये आयोडीन आपका आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आयोडीन है, ये आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो आयोडीन बनता है। अगर अनऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आयोडीन रहेगा तो उसका कोई यूज होगा नहीं। हम आगे देखेंगे कि उसकी वजह से कौन कौन सी इफेक्ट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि आयोडीन होता है वो आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो आयोडीन बनता है। ठीक है, तो ये वाला आयोडीन है, ये थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन के साथ, ये देखिए टायरोसिन और आयोडीन ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा मोनो आयोडो टायरोसिन MIT। आप एक चीज समझो कि आयोडीन है वो एक बॉयफ्रेंड है और टायरोसिन है वो एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो आयोडीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके बनाते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। अब मोनो आयोडो टायरोसिन को बहुत ही जस्ट लाइक कि वो एक कपल बन चुके हैं, वो मोनो आयोडो टायरोसिन है, पर वो हार्मोन नहीं बनाते हैं। तो दो मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन दोनों मिलके बनाएंगे ट्राई आयोडो टायरोसिन। तो ये तीन कपल हो गए। अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो तो ऐसे करके मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन मिलके हो गए ट्राई आयोडो टायरोसिन, और डाई आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन ये दोनों मिलके हो गए टेट्रा आयोडो टायरोसिन। तो यही आपके थायराइड हार्मोन है T3 और T4, जो कि फॉलिकुलर पार्ट में सेव होते हैं या फॉलिकुलर पार्ट में रहते हैं। जब आपको जरूरत होती है तब वो आपके ब्लड में या प्लाज्मा में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यही वाली चीज है। तो ये हमने समझा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारी हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि ये थायराइड हार्मोन हमने बना तो लिए, ये अब सिंथेसिस स्टोर भी हो गए फॉलिकुलर सेल्स के सेंटर पार्ट में, पर अब ये रिलीज कैसे होंगे और कब कब रिलीज होंगे, तो ये वाला हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ये देखिए आप कि रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो ये देखिए रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की थायराइड हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है और वो बोलता है कि आप थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करो। अब पिट्यूटरी तो बनाएगी नहीं, बनाएगा कौन, थायराइड बनाएगा। तो वो जस्ट लाइक हमारे सिस्टम में कैसे बॉस सिस्टम होती है, तो सबसे बड़ा बॉस है हाइपोथैलेमस।
वो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अपने से छोटे बॉस को यानी कि एचआर मैनेजर को बोलता है कि आप एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है तो वो थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है यानी कि एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है कि तुम थायराइड हार्मोन जो रिलीज हुआ है उसको अब ब्लड स्ट्रीम में डालो। तो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में होता है तो जैसे ही ये रिलीज होता है ये अपने ऊपर वाले बॉस को इनहिबिट करता है। फॉर एग्जांपल इसने कुछ काम दिया, इसने काम कर दिया, अब काम कर दिया तो इसके पास कोई काम नहीं है, ऐसे ही समझो कि ये T3 और T4 रिलीज हुए तो वो अपने ऊपर वाले बॉस को इनहिबिट करेंगे यानी कि एंटी पिट्यूटरी के टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करेंगे और हाइपोथैलेमस के थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेंगे। अगर आप कोई स्टीरॉयड देते हैं या डोपामाइन देते हैं, देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड या डोपामाइन देते हैं तो इसकी वजह से एंटी पिट्यूटरी में इफेक्ट होता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम रिलीज होता है। वैसे ही आपको कोई सीवियर स्ट्रेस है तो सीवियर स्ट्रेस आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर इफेक्ट करेगा और इस वजह से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो कम इफेक्ट करेगा। इसके अलावा साइकोसिस है, कोल्ड है, सर्काडियन रिदम है, इस वजह से हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलेगा और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज होगा। क्यों ज्यादा रिलीज होगा? क्योंकि अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाता हूं कि थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। तो अगर आप कोल्ड टेम्परेचर में जाएंगे या ठंडे वातावरण में जाएंगे तो इस वजह से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस का जो ऊपर स्टिमुलेशन है वो ज्यादा करेगा थायराइड हार्मोन रिलीज, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस वजह से कोल्ड टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव रहता है जबकि वार्म टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस कम एक्टिव रहता है। तो यही वाली चीज है फॉर थायराइड हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारी शरीर में आयोडीन की कमी है, अगर थायराइड के पास आयोडीन कम है तो क्या होगा? आयोडीन कम होने की वजह से वो थायराइड हार्मोन T3 और T4 रिलीज नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि एंटी पिट्यूटरी बोलेगी कि तुम ज्यादा TSH रिलीज करो। इसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा पर थायराइड काम नहीं कर पाएगा। ऐसा है कि अब एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है पर बॉस बार बार बोल रहा है कि काम करो काम करो। इस वजह से थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी, थायराइड ग्लैंड के सेल है उनकी साइज बढ़ जाएगी। उसको बोलते हैं हम गोइटर। गोइटर में आप देखेंगे कि गले के आसपास जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी साइज बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हाई आयोडीन है तो ज्यादा आयोडीन हो जाएगा तो थायराइड टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर ज्यादा आयोडीन होगा तो ज्यादा T3 एंड T4 बनेगा पर थायराइड ग्लैंड की एक लिमिट होती है। तो इस लिमिट की वजह से क्या होगा कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा और ज्यादा आयोडीन होगा तो वोल्फ चेकऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसमें थायराइड हार्मोन है वो कम बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा अगर आयोडीन ले लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है, कम आयोडीन लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ये वाली इफेक्ट दोनों समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन देख लिया। अब सेल्स इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थोड़ी इमेज कम है, ठीक है, पर आप समझ जाना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स और पैरा फॉलिकुलर सेल्स। अभी फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, और लाइन बाय द क्यूबॉइडल, वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से लाइन होते हैं, कोलॉइड बनाते हैं और कोलॉइड में थायरोग्लोबिन होता है। थायरोग्लोबिन वही था जिसमें से टायरोसिन हम लेते थे। ठीक है, और पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं वो सी सेल्स होते हैं और वो कैल्सिटोनिन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन ऑफ T3, हम मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी बॉडी, थायराइड हार्मोन का मेन काम है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ T3 क्या है? सबसे पहले वो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जब भी एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत होगी, एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत होगी या ऑक्सीजन कंजप्शन की जरूरत होगी, वो सारा काम T3 करता है। इसके अलावा हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। जब हम छोटे होते हैं उसमें से ग्रोथ होते हैं, बड़े एडल्ट बनते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा थायराइड हार्मोन इफेक्ट करता है। इसके अलावा बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, मसल ऑफ द बॉडी और हार्ट ऑफ द बॉडी, दोनों को मेंटेन करने का काम करता है। हार्ट रेट बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। तो इस वजह से ये सारे काम करता है और मेन काम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और हीट प्रोडक्शन इन द सेल्स में से हीट प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ये सारे काम है थायराइड हार्मोन के। सबसे ज्यादा काम है ऑक्सीजन कंजप्शन करवाता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है, छोटे बच्चों में बोन की डेवलपमेंट करवाता है, ब्रेन की डेवलपमेंट करवाता है, हार्ट एंड मसल्स की डेवलपमेंट करवाता है। तो ये वाला
वाला था फंक्शन ऑफ T3। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम दो चीजें देखेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स, ठीक है। तो अब मैंने इसको बहुत ही इजी वे रखा है कि इसको बोलते हैं हमारी मम्मी घर पे कितना काम करती है, तो उसके लिए निमोनिक्स है मॉम्स टायर्ड, मम्मी थक चुकी है, ठीक है। तो मॉम्स टायर्ड, इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, एम फॉर मेमोरी लॉस, ओ फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब स्लो मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी। एम फॉर मेमोरी लॉस, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हमने देखा था कि नहीं हो रहा। वैसे कोई लॉजिक इसमें नहीं है, सारी चीजें ऐसे ही हमने सिम्टम्स देखा था, T3 का फंक्शन देखा था, वैसे ही चलेगी। जैसे मेनोरेजिया हो गया, दूसरा एम है मेनोरेजिया और मलार फ्लश, और एस फॉर स्किन कूल एंड ड्राई, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो स्किन कूल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो ड्राई स्किन का वन ऑफ द रीजन है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा है टायर्डनेस, थकान महसूस होगी। आई फॉर इंटॉलरेंस टू कोल्ड, ठंडी सहन नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। इसके अलावा हार्ट रेट कम हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे। हार्ट रेट क्यों कम होगा, हमने देखा कि हार्ट के मसल्स को ग्रो करता है। एनर्जी लेवल स्लो होगा क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। डी फॉर डिप्रेशन होगा, स्लो मेंटल फंक्शन होगा। डिप्रेशन होगा क्यों, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मेंटल फंक्शन स्लो हो जाएगा। तो ये वाला है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स। उसमें क्या क्या देखने को मिलता है कि मॉम्स टायर्ड। अभी हम हाइपरथायरॉयडिज्म के देखने जा रहे हैं, ये बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। 5 और 4 9 सिम्टम्स है, 9 सिम्टम्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। आपको डायग्नोसिस करना है तो आपको डायग्नोसिस इजी रहेगा। अब इसके अलावा हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म में सिर्फ अगर मोम्स टायर्ड हो गई है तो अभी हमें याद रखना है हाइपरथायरॉयडिज्म में कि स्वेटिंग हो रहा है। अगर कोई इंसान थक जाता है तो फिर स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग में आपका थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा, उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, ठीक है। तो स्वेटिंग में है एस फॉर स्वेटिंग, डब्ल्यू फॉर वेट लॉस, एस फॉर स्वेटिंग, डब्ल्यू फॉर वेट लॉस। फिर आता है इमोशनल लायबिलिटी, एपेटाइट इज इंक्रीज्ड, ट्रेमर, टेकिकार्डिया ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन, इंटॉलरेंस टू हीट, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, नर्वसनेस एंड गोइटर एंड जीआई प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया, ठीक है। तो यही वाली बात है, ठीक है। तो ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए, स्वेटिंग होता है, वेट लॉस होता है, इमोशनल लायबिलिटी होती है, एपेटाइट इंक्रीज होती है, और इंसान हीट नहीं सेंस कर पाएगा, क्योंकि थायराइड अगर ज्यादा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट नहीं इंटॉलरेंस कर पाएगा, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड वाला था, ठीक है। नर्वसनेस होगी, गोइटर एंड जीआई प्रॉब्लम, पर्सन ज्यादा एक्साइट हो जाता है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है पर्सन, टेकिकार्डिया होता है, ट्रेमर होता है। तो ये वाले सारे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अभी हम देखते हैं गोइटर की इमेज की। गोइटर में देखो, गोइटर में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी, वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, इसके अलावा कोई और भी डिसीज हो सकता है, ठीक है। तो गोइटर में ये देखने को मिलेगा कि आपके गले का जो भाग है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसका साइज, ठीक है। तो इस वजह से गोइटर की ये इमेज है, देख लो, ये इमेज देखने को मिलेगी। और अभी हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड अंदर से कैसी लगती है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है प्रोबेबली। और थायराइड ग्लैंड देखिए आप, ये वाली थायराइड ग्लैंड है, ये आपको ऐसे बटरफ्लाई शेप में देखने को मिलेगी हमारी बॉडी में। और हमारे गले का जो सबसे ऊपरी भाग है, जो सबसे ज्यादा उपसा हुआ है, तो ये वाला वो भाग है, उसके एग्जैक्ट नीचे आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की नर्व सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई हमें देखनी है, तो नर्व सप्लाई है इंफीरियर थायराइड नर्व एंड सुपीरियर नर्व सप्लाई है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। और इसके अलावा हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई देखेंगे, तो आर्टेरियल सप्लाई है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, लेफ्ट साइड ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लेफ्ट साइड ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये 4 आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई करती है, और इसके अलावा वेन्स भी वही है, ठीक है। तो ये वाला था हमारा आज का थायराइड हार्मोन। एनाटॉमी में मैंने आपको सिर्फ उसका शेप और कहाँ होता है गले में, ये वाला दिखाने के लिए एनाटॉमी का फोटो रखा था, ठीक है। इसके अलावा एनाटॉमी में डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड का बेसिक और पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। और इसके अलावा अभी हम आपको नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड पार्ट 2 भी करेंगे, जिसमें हम आपको उसकी पैथोलॉजी, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। और इसके अलावा आपको समझ आए इसलिए हम करेंगे कि थायराइड ग्लैंड में कौन सी ड्रग्स दी जाती है और उसकी इफेक्ट क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या होती है, ठीक है। तो ये वाला था हमारा आज का सेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।